अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फैसले के ऊपर, जजमेंट के ऊपर। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अपनी राय है, जजमेंट है, उनका जो फैसला है, उनका जो ऑर्डर है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। वकला ने क्या कहा वो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कहते हैं कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, इसका इतलाक पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर होता है। ये सिर्फ फ़ौजियों पर नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों पर होता है और उन तमाम लोगों पे होता है जो हुकूमत में नौकरी कर रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कहती कि जी ये छोड़ दें, आपके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक सिर्फ मखसूस अफराद पे होता है, ये तमाम शहरियों पे होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, क्योंकि आपको याद है बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी कहा था और सरदार लतीफ़ खोसा ने भी कहा था कि ये सेक्शन 5 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है, ये इमरान खान के केस में अट्रैक्ट ही नहीं करता, क्योंकि प्रोहिबिटेड प्लेस जिसका जिक्र सेक्शन 5 के अंदर है, उस तरह का कोई प्रोहिबिटेड प्लेस इमरान खान के केस में तो है ही नहीं कि किसी प्रोहिबिटेड ममनुआ जगह से, किसी प्रोहिबिटेड प्लेस में घुस के किसी ने वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक की हो या इस तरह की कोई बात। तो उन्होंने कहा था कि इसलिए सेक्शन 5 अट्रैक्ट ही नहीं होता। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जमानत के इस फैसले में ये फैसला दे दिया कि सेक्शन 5 अट्रैक्ट होता है। अब मेरी नज़र में ये इतना बड़ा एक सुकम है ज़मानत के फ़ैसले के अंदर कि सेक्शन 5 अट्रैक्ट होता है या सेक्शन 5 अट्रैक्ट नहीं होता। आई थिंक दिस इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट। इसके लिए ट्रायल कोर्ट है और ट्रायल एक बहुत, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बड़ी जामे कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक्सरसाइज होती है, जिसमें एविडेंस होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एक एक लफ्ज़ के ऊपर कई दफ़ा वकला में बड़ी बड़ी देर बहस होती है, ये सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, जो विटनेस ने बोला है उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में क्या बनती है, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद इन चीफ के बाद और जिरा के बाद को बहुत सारी मिसलिनियस एप्लीकेशंस बीच में आ जाती होती हैं, और फिर जाके बात पहुंचती है मुल्ज़िम की स्टेटमेंट पे या डिफेंस के एविडेंस पे, और फिर जाके बात पहुंचती है बहस पे, और फिर जाके फैसला आता है, और उसमें फिर ये सारे लीगल पॉइंट्स इन डिटेल डिस्कस होंगे। तो सेक्शन 5, I think this was a question that was to be decided by the trial court, but apparently चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़मानत के इस फैसले में ये फैसला दे दिया है कि सेक्शन 5 अट्रैक्ट करता है, और उन्होंने इतना तफसील से फैसला दिया जो मैं समझता हूँ कि दूसरी वायलेशन है किसी, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ बेल हैं, ज़मानत के कानून के जो असूल हैं, ये उसकी दूसरी खिलाफ वर्जी है कि इसमें डीपर एप्रिसिएशन नहीं होती है। आप बहुत गहराई में जाके फैसला नहीं देते हैं, एक टेंटेटिव असेसमेंट होती है, यानी कि बिल्कुल आप सरफेस पे, फेस ऑफ द रिकॉर्ड, सरफेस पे, सुपरफिशियल लेवल पे, यानी कि प्राइमा फेशाई बादियो नज़र में जो रिकॉर्ड नज़र आ रहा है उसका जिक्र करके उसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसला दे देते हैं। आप नीचे डेप्थ में, गहराई में नहीं जाकर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट का काम होता है। और अगर आप बीइंग अ सुपीरियर कोर्ट, आप ऊपर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और ट्रायल नीचे चला रहा है एक सेशंस कोर्ट लेवल का जज, ठीक है, तो आप ऊपर बैठ के जब डीपर अप्रिसिएशन में, गहराई में जाके कोई फैसला दे देते हैं, तो जो नीचे आपका सबॉर्डिनेट बैठा होता है उसका तो चांस होता है उससे इन्फ्लुएंस होने का। तो इस वजह से जो हाई कोर्ट्स होते हैं या सुपीरियर कोर्ट्स होते हैं, वो हमेशा बड़े केयरफुल होते हैं इस हवाले से कि हम कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दे दें जिससे नीचे ट्रायल कोर्ट पे या माइंड पे जो जज वहां पर बैठा हुआ है उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो जाए। सो देयरफॉर दे डोंट डू दैट। लेकिन यहां पे ये दूसरी खिलाफ वर्जी हुई है कि बड़ी डिटेल में, गहराई में जाके चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह फैसला दिया है कि सेक्शन 5 एक तो अप्लाई होता है, और फिर किस तरह से अप्लाई होता है इमरान खान के केस में, और फिर उसको जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश किया, आई एम सॉरी टू से, इट डज नॉट एक्चुअली अपील टू अ लीगल माइंड, क्योंकि इमरान खान के केस के हकायक उन प्रेसिडेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जिन प्रेसिडेंट्स का हवाला चीफ जस्टिस आमिर फारूक दे रहे हैं कि जी देखें इसलिए सेक्शन 5 अप्लाई होता है और इस वजह से ज़मानत नहीं देनी बनती है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे शुरू में ही मैं मिसाल ये वाली दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने, अब इमरान खान एक साबिक प्राइम मिनिस्टर,
इमरान खान एक पॉलिटिशियन, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बज़ाहिर मकबूल जमात, उसका हेड जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। इमरान खान एक साबिक क्रिकेटर, इमरान खान एक फिलैंथ्रोपिस्ट, इमरान खान एक इंटरनेशनल आइकॉन। तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक डॉक्यूमेंट जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री की मिल्कियत है उसके हवाले से जलसे में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अब एक सिचुएशन, एक सेट ऑफ इवेंट्स हो गए ना, हकायक हैं इमरान खान के केस के। अब इन हकायक में क्या क्रिमिनलिटी है ये अदालत ने ढूंढनी। अब इमरान खान के इन हकायक के साथ इमरान खान की जमानत और इमरान खान के ऊपर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है और उसकी जमानत खारिज होती है। वो फैसला देकर उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए जो फैसले का हवाला दे रहे हैं, प्रेसिडेंट्स बोलते ना कि नजीर कानून में पहले भी ये फैसले हो चुके हैं, जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं, आप मुझे बताएं उसकी क्या मुमासलत है इमरान खान के हकायक के साथ। मिसाल के तौर पे ये जो केस है सर, सॉरी बताता हूं आपको, ये जो केस है जिसका हवाला दिया गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से, स्टेट वर्सेस कैप्टन जगजीत सिंह, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 253, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से एक केस है, उसका हवाला वो दे रहे हैं। अच्छा, उस केस में और फिर उसका जो मुतल्लिका उसका जजमेंट का वो पैराग्राफ्स हैं वो भी उसके अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कैप्टन जगजीत सिंह, एक तरफ इमरान खान है, एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन तकरीर करते हैं, जलसों में करते हैं, उनके बयानी होते हैं, फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से मुख्तलिफ होती हैं। कोई कहता है हम अमेरिका के साथ हैं, कोई कहता है अमेरिका के खिलाफ हैं, कोई चाइना के हवाले से कुछ कहता है, कोई चाइना के हवाले से, कोई रशिया के हवाले से कुछ और कहता है। पॉलिटिशियंस हर तरह की जबान बोलते हैं ना, आर्मी का सिस्टम डिफरेंट होता है। तो एक तो पॉलिटिशियन है, इमरान खान है, और वो एज प्राइम मिनिस्टर साइफर के हवाले से एक सियासी जलसे में सियासी गुफ्तगू कर रहा है और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक मौक़िफ़, एक राय हो सकती है उसके हवाले से। अब वो कहते हैं जी उसमें क्रिमिनलिटी है और इस वजह से इमरान खान की जमानत नहीं देनी बनती है, क्योंकि इस केस में कैप्टन जगजीत सिंह की भी क्रिमिनलिटी थी और उसको भी जमानत नहीं दी गई थी। और कैप्टन जगजीत सिंह नाम से आपको पता लग गया कि कैप्टन था, फौज में था, और क्रिमिनलिटी ये थी दैट ही वाज इन टच विद द फॉरेन एजेंसी। ये इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है दैट ही वाज इन टच विद द फॉरेन, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर वो हिंदुस्तान की फौज में कैप्टन था तो वो किसी फॉरेन एजेंसी में भी, आई डोंट नो कौन सी फॉरेन एजेंसी, लेकिन किसी और मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राब्ते में था। तो एक शख्स मिसाल के तौर पे, ये तो ऐसी है कि अगर पाकिस्तान की फौज में कोई ऑफिसर है और वो पाकिस्तान की फौज में होते हुए किसी दूसरे मुल्क की फौज की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राब्ते में हो, तो ये मुमासलत बनती है। इस सेट ऑफ इवेंट्स को इमरान खान के सेट ऑफ इवेंट्स पे कैसे लागू किया जा सकता है, दोनों को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। और इसमें अगर कैप्टन जगजीत सिंह की जमानत खारिज हुई है तो इसको बुनियाद बना के इमरान खान की साइफर केस में जमानत कैसे खारिज की जा सकती है, ये किया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। उसके बाद दूसरा हवाला उन्होंने दिया है कुलभूषण पराशर वर्सेस स्टेट। अब कुलभूषण पराशर वर्सेस स्टेट 2007 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 3601। कुलभूषण पराशर जो था ये भी इंडियन नेवी ऑफिसर था एंड ही वाज बीइंग ट्राइड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 एंड हिज बेल वाज आल्सो डिसमिस्ड। अब अगेन वही बात है जो मैं बहुत अभी बैरिस्टर सलमान सफदर के आर्गुमेंट्स तो मैंने अभी पढ़े और आपके सामने रखे, लेकिन मैं पहले दिन से जब साइफर के हवाले से बात कर रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक डोमेन है, उसकी एक दायरा इख्तियार है और उसके अंदर वो अप्लाई करता है। अगर इसका डोमेन इतना वसी हो जाएगा कि इस जलसों में, सियासी मजालिस में तकरीर करने वाले सियासतदान इससे महफूज नहीं रहेंगे तो फिर हो गई सियासत भाई पाकिस्तान में। फिर इमरान खान तो जो फेस कर रहा है सो कर रहा है, खैर मनाए आगे के सियासतदान जिन्होंने अभी जलसों में तकरीर करनी है, जिन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लेना है। इमरान खान को तो साइड पे किया हुआ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का डोमेन अगर जलसों में सियासी तकरीर करने वाले सियासतदानों पर होने लग जाएगा ना तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। अब ये जो दूसरी मिसाल दी है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, वो कुलभूषण
पराशेर की दी है, जो इंडियन नेवी में ऑफिसर था और उसके ऊपर भी इसी तरह का कोई चार्ज था और उसकी जमानत खारिज। इसके अलावा कोई विपिन कुमार जग्गी, स्टेट वर्सेस विपिन, यानी कि वो सारे आप देख लें, कुतुबुद्दीन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, एक और उसी तरह, यानी कि वो हिंदुस्तान में कोई कुतुबुद्दीन कोई नाम से मुसलमान है वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब मैं ये जो पैराग्राफ्स हैं ना जी, जो इस जजमेंट के अंदर इन प्रेसिडेंट्स के हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कोट किए हुए हैं, उसमें जो मुतलका पैराग्राफ्स उन्होंने कहे हैं वो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं, और उसमें इसी तरह आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो केसेस का हवाला देकर इमरान खान की मौजूदा केस में जमानत का इखराज किया गया है, उन केसेस की मुमासलत इमरान खान के केस से नहीं बनती, और क्रिमिनल लॉ में फैक्ट्स का रेलेवेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इतनी डिटेल में बेल प्रिंसिपल्स की वायलेशन में जाके डीपर एप्रिसिएशन करके, टेंटेटिव असेसमेंट के प्रिंसिपल को साइडलाइन करके, सेक्शन 5 के अट्रैक्ट करने को जस्टिफाई करना था, तो उसके लिए कम से कम सही कानून का हवाला दे सकते थे, लेकिन जिस कानून का हवाला दे रहे हैं वो कानून मौजूदा सिचुएशन पे अप्लाई करना मेरे हिसाब से कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, नामुनासिब है। इस वजह से मेरी नज़र में ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो एक तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि कहा कि सेक्शन 5 अट्रैक्ट करता है, दूसरा उन्होंने कहा कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 सेक्शन 5 की वायलेशन के ऊपर जो सज़ा है वो भी सजाए मौत है या 14 साल है। यहां तक उन्होंने अपने फैसले में लिख दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा सेक्शन 5 किस तरह से अट्रैक्ट करता है कि साइफर की गुमशुदगी के हवाले से, कि इमरान खान के पास साइफर गया था और उसके बाद उन्होंने वापस नहीं दिया, उसके ऊपर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन डी अट्रैक्ट करता है और उसकी 2 साल सजा है। ये भी उन्होंने वाज़ह कर दिया, यानी कि बाकायदा तौर पर ट्रायल कोर्ट को रास्ता दिखाया है कि भाई ये कानून ऐसे अप्लाई करता है और इसकी इतनी सजा है, जो कि नहीं होना चाहिए जमानत के फैसले में, किसी भी सुपीरियर कोर्ट को नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि एक दलील ये ली गई थी कि इमरान खान ने जो जलसे में साइफर के हवाले से या साइफर के कंटेंट्स के हवाले से गुफ्तगू की थी, वो उनका बतौर वज़ीर आज़म जो हल्फ उन्होंने उठाया था उस हल्फ के मुताबिक थी, क्योंकि वो उस हल्फ में था कि मैं पाकिस्तान के अवाम के हवाले से जो भी लाइंस वगैरह थी एज प्राइम मिनिस्टर उसके हवाले, तो उसके अंदर आमिर फारूक साहब ने बहुत डिटेल में जाके फिर से डिस्कशन किया है कि वो किस तरह हल्फ के साथ मुताबिकत नहीं रखती थी वो तकरीर, और उन्होंने फिर साइफर के हवाले से बाकायदा तौर पे कहा जी कि साइफर जो है इसको कैसे डील किया जाना चाहिए। और वो कहते हैं जी कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एक कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए हैं जिनका नाम है सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मैटर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और ये जो क्लासिफाइड मैटर होता है सरकारी महकमों में, जो सीक्रेट मैटर होता है, इसकी 4 कैटेगरीज होती हैं, ये आमिर फारूक साहब कह रहे हैं। पहली कैटेगरी टॉप सीक्रेट की होती है, दूसरी कैटेगरी सीक्रेट की होती है, तीसरी कैटेगरी कॉन्फिडेंशियल की होती है, और चौथी कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड की होती है। ये इन्होंने लिख तो दिया यहां तक कि ये 4 कैटेगरी, लेकिन साइफर इन चारों कैटेगरीज में से एग्जैक्टली किस कैटेगरी में फॉल करता है ये इन्होंने नहीं लिखा, ये इन्होंने नहीं लिखा। बहरहाल उन्होंने ये लिखा है कि ये जिस रूल्स का मैं हवाला दे रहा हूं उसका क्लॉज 8.16 सब क्लॉज 5 ये कहता है कि साइफर जो है वो अकाउंटेबल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, ये इतना हवाला उन्होंने दिया। फिर आगे वो मजीद हवाला दे रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री का, और वो कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने भी एक कुछ बनाए हुए हैं, प्रोसीजर फॉर इशू सर्कुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्लासिफाइड मैसेजेस रिसीव्ड एंड इशूड इन साइफर। ये गाइडलाइंस हैं फॉर्मुलेटेड बाय फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये कुछ गाइडलाइंस। और वो कहते हैं इन गाइडलाइंस के मुताबिक भी साइफर जो है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो अनऑथराइज्ड पर्सन के पास नहीं जा सकता है, उसकी जब मूवमेंट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड करने के बाद आफ्टर इट इज़ सेंट टू रिस्ट्रिक्टेड हैंड्स, यानी कि चंद लोगों के पास जब उसको भेजा जाता है फिर वो वापस भी मंगवाया जाता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसके बाद सिर्फ उसकी एक कॉपी मेंटेन की जाती है। और आगे फिर वो अपनी राय दे रहे हैं इस पूरी दलील की रोशनी में कि उनकी राय में
वो जो साइफर है उसके बारे में ओपिनियन कैन नॉट बी मेड पब्लिक, और उसका ब्रीच अट्रैक्ट करता है सेक्शन 5 को जो इमरान खान के ऊपर लगा हुआ है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जिन गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, और वो कह रहे हैं कि साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, अनऑथराइज्ड बंदे के पास नहीं जा सकता, उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, वो रिस्ट्रिक्टेड हैंड्स में जाती है, वापस उसको मंगाया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसकी एक ही कॉपी मेंटेन की जाती है। फाइन। नाउ इफ़ यू से कि साइफर को ऐसे ट्रीट किया जाता है और साइफर की ट्रीटमेंट ऐसे होनी चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा इमरान खान के केस में जो जलसे में गुफ्तगू हो रही थी साइफर के हवाले से, क्या वो साइफर का ट्रीटमेंट के मुतरादिफ है? क्या वो इसके मुतरादिफ है कि जलसे में इमरान खान ने ओरिजिनल साइफर दिखाया अनऑथराइज्ड लोगों को, और उस ओरिजिनल साइफर की मूवमेंट जो है वो गाइडलाइंस के बाहर लेकर गया, और उसके बाद उसको उन लोगों के हाथों में थमा दिया, और उसके बाद उनकी कॉपियाँ उनके पास रह गई, और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया? ये सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि साइफर का ट्रीटमेंट जो है वो तो ओरिजिनल कॉपी अभी भी फॉरेन मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में है, और फॉरेन मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में अगर ओरिजिनल कॉपी उसकी है तो इट वाज ट्रीटेड द सेम वे एज इज स्पेसिफाइड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक। तो फिर क्या जलसे में उसके कंटेंट्स के हवाले से गुफ्तगू करने से इस चीज की क्या वो इसी के मुतरादिफ है? क्या वो इसी के पैरेलल है कि एक सीक्रेट, एक होता है ना कि वो साइफर है, वो प्राइम मिनिस्टर है भाई उस टाइम पे, ही इज द सिटिंग प्राइम, मतलब कि जिस तरह इस जजमेंट में ये लिखा गया है कि इमरान खान को वो साइफर इंट्रस्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के स्टाफ की तरफ, ऐसे जैसे वो स्टाफ इमरान खान से ऊपर है। भाई स्टाफ इमरान खान के नीचे है, स्टाफ को इंट्रस्ट की गई हैं बहुत सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ना कि ये कि स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर को इंट्रस्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, इट इज नॉट वाइज वर्सा, स्टाफ इज नॉट द बॉस, प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह फॉरेन मिनिस्ट्री का बॉस शाह महमूद कुरैशी था उस टाइम पे, फॉरेन मिनिस्टर इज द बॉस। तो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई चीज दिखाई गई है तो ये कहां लिखा हुआ है कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर और बीइंग द फॉरेन मिनिस्टर दे कैन नॉट हैव अ डिस्कशन अबाउट इट इन अ पब्लिक गैदरिंग इन एन अप्रोप्रिएट वे। हाँ ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट था, उस पर तनकीद हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया, आप ये भी कह सकते हैं कि उस पर सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अनऑथराइज्ड लोगों के हाथ में देना और फिर इस तरह से हाथ में देना कि मुल्क से गद्दारी हो गई है, कौमी सलामती को नुकसान पहुंच गया, बैरूनी कुव्वतों को फायदा हो गया, ये कहां से साबित होता है? तो इट इज नॉट दैट सिंपल। लेकिन बहरहाल ये उन्होंने करने की कोशिश की और ये उन्होंने यहां पे लिखा है, तो वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं। अच्छा, फिर उन्होंने असद मजीद की स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं कि असद मजीद ने अपने 161 के बयान में ये कहा है कि साइफर क्लियरली शो करता है कि कोई फॉरेन कंस्पिरेसी नहीं थी। अच्छा, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो भी आपको याद होगा, उसमें ये आया था कि जी कोई साजिश नहीं है। फिर कहने का मकसद ये है कि असद मजीद का 161 का जो स्टेटमेंट है अभी वो कोर्ट में आना है, फिर उसके ऊपर जिरा होनी है, फिर असद मजीद का जो भी स्टेटमेंट है मैं तो अभी वो डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई ये तो क्लासिफाइड ट्रायल है, सीक्रेट ट्रायल है। तो असद मजीद ने क्या कहा है मुझे तो मालूम ही नहीं है, मेरे सामने तो वो स्टेटमेंट आए नहीं। तो वो स्टेटमेंट जब मेरे सामने ही नहीं है तो मैं उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकता। लेकिन असद, मुझे ये मालूम है एक वकील कैसे कि जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रायल कोर्ट में पहले जाएगा, वहां पे वो ये फिल्टर होगा, उसके ऊपर जिरा होगी, और जिरा के बाद उस स्टेटमेंट का जो कुछ बचेगा उससे फैसला होगा कि वो इनक्रिमिनेटिंग है या नहीं है, उससे फैसला होगा कि इमरान खान गुनहगार है या नहीं है। तो पहले ही 161 का स्टेटमेंट को बुनियाद बना के वो जो कह रहे हैं और इतना हतमी ओपिनियन दे रहे हैं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। उसके बाद ये जो उन्होंने आर्टिकल 248 की बात की और उन्होंने कहा कि जो इस्तिस्ना का क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इमरान खान को नहीं मिलती है इस्तिस्ना।
क्यों नहीं मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, इसके ऊपर उन्होंने अपनी कुछ दलील दी है जिससे सर्टनली सारे वकला इत्तफाक नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि हुकूमत ने सही प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। जो लतीफ़ खोसा ने कहा था ना कि सेक्शन 13 का सही प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं सही प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उसके ऊपर भी फाइंडिंग दे। यानी कि मैं कह रहा हूं कि बेल ऑर्डर है और बेल ऑर्डर में ऐसे फाइंडिंग्स हैं इमरान खान के खिलाफ के जैसे ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है। एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट एंड दिस वाज सो नॉट एक्सपेक्टेड इन अ बेल ऑर्डर कि आप पूरा एक ऐसा फैसला है कि जी, और वो ट्रायल का जो जज है अब उसकी क्या ज़हनी तौर पे मैं सोच रहा हूं कि कैफियत होगी कि उसे लगता है कि मेरे ऊपर जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेरी पोस्टिंग और ट्रांसफर है वो तो बड़ा क्लियर है पूरे केस के हवाले से, उसने तो पूरा बता दिया है कि ये सेक्शन की वायलेशन में ये सजा लिखी हुई है और इन दोनों में से एक सजा हो सकती है और 248 भी नहीं अप्लाई करता और ये केस लॉ है और ये फलाना है, और पूरा डीपर एप्रिसिएशन में जाके उन्होंने कर दिया। और ये भी देखें उन्होंने लिख दिया है कि सजा जो है वो सजाए मौत भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है, प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी फॉल करता है और फर्दर इंक्वायरी की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो जो आखिरी सबसे मेरे हिसाब से गलत बात है कानूनी तौर पे इस फैसले में वो ये है कि फर्दर इंक्वायरी की कोई गुंजाइश नहीं। यानी कि उन्होंने तो ओपन एंड शट केस बना दिया है साइफर के केस को इमरान खान के खिलाफ, एज इफ दिस इज एन ओपन एंड शट केस व्हेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज नॉट एन ओपन एंड शट केस। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें बहुत सारे झोल हैं, इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर है, इसमें बहुत सारी बदनीयती है पीडीएम की हुकूमत की, इसमें सियासी हरीफ पॉलिटिकल एनिमिटी इमरान खान साहब के जो है उनका बड़ा किरदार है, इसके अंदर बहुत सारी इररेलेवेंस है जो केस लॉ चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से कोट किया गया है वो आर्मी ऑफ अफसरान का है जिन्होंने जासूसी करते हुए मुल्क के सीक्रेट्स जो हैं वो लीक किए और उसकी एप्लीकेशन इमरान खान के साइफर के केस में बना दी। यानी कि अगर कोई शख्स जासूसी करता है और लीक करता है तो वो हज़ारों लोगों के मजमे में कर रहे हैं। इमेजिन कि ये दो सिचुएशंस आपस में लिंक हो सकती है कि एक फौज का कोई अफसर है या कोई पर्सनल है, कोई फौजी है और वो इंफॉर्मेशन छुप के बैरून मुल्क किसी इंटेलिजेंस दूसरी गैर इंटेलिजेंस एजेंसी को लीक करता है, और अगर किसी ने लीक कर दिया तो वो इतने भरे जलसे में पंडाल सजा के लाइव टेलीकास्ट करके हज़ारों लोगों को बुला के उसके अंदर लीक कर रहा है। तो ये दोनों सिचुएशंस का आपस में कंपैरिजन ड्रॉ नहीं होता, लेकिन इस फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया है। तो ये टोटल फैसला है, ये इसकी डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।